हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार ने वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बच्चों, आपकी पढ़ाई अनुमान है कि बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप स्ट्रेस जो ले रहे हो वो पॉजिटिवली ले रहे हो, हमें नेगेटिव स्ट्रेस नहीं लेना है। आज हम देख रहे हैं हमारे 12th क्लास के 15th चैप्टर का भाग 6 यानी 15वें अध्याय का भाग 6 देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं क्लोनित जीनों के विश्लेषण की विधियां। यानी कि जब हमने क्या बना लिया, क्लोन जीन बना लिए, हाँ या ना, उनको आइसोलेट कर लिए। अब हमें देखना है कि वो जो जीन है वो किस तरीके से हम उनका विश्लेषण कर सकते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा हम उनको अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर बात? चलिए हम देखते हैं क्या क्या विधियां हैं। क्लोनित जीनों के विश्लेषण की विधियां। टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ क्लोन्ड जीन। कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा हम क्लोन्ड जीन को एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बारे में पता लगा सकते हैं, वो विधियां आज हम पढ़ने वाले हैं। क्लोनित जीनों के विश्लेषण के लिए विशेष तकनीकों का आविष्कार हुआ। बिकॉज ऑफ बच्चों, अपन ने क्लोनित जीन्स बना लिए थे लास्ट पार्ट में, हाँ या ना। हमने बहुत सारी लाइब्रेरीज भी बना ली थी, जिसमें cDNA लाइब्रेरी हो गई, हमारी जीनोमिक लाइब्रेरी हो गई, हमने प्रॉप्स का यूज़ किया था, हाँ या ना। ये सब चीज़ें हमें पता है। अब देखना है कि जो क्लोन जीन तो आ गया, अब उसको एनालिसिस कैसे करेंगे, उनका विश्लेषण कैसे करेंगे। उनका विश्लेषण करना भी तो ज़रूरी है, हाँ या ना, कि कैसा जीन है, किस तरीके से क्लोनिंग हुई है, ठीक है कि नहीं है, सुटेबल है या नहीं है, ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए या इस आइडेंटिफिकेशन के लिए या फिर इसका एनालिसिस करने के लिए हमें क्या देखना है, बहुत सारी टेक्निक्स की स्टडी करनी है। और ये टेक्निक्स क्या हैं, बहुत तरह की है, जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना, या फिर हम बोले ब्लॉटिंग टेक्निक है ना। इसके अलावा हमारा PCR आ जाएगा, और भी मतलब बहुत सारी टेक्निक्स अपने पास में है। चलो ज़्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं, टेक्निक्स पर आते हैं हम। जेल वैद्युत कण संचलन। जेल वैद्युत कण संचलन या फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बच्चों, जो इस तकनीक का नाम है ना, एक्चुअल वो ही उसका कार्य है, ठीक है। जेल वैद्युत कण संचलन एक ऐसा कोई जेल है ना, जिसमें विद्युत प्रवाह की गई है, जिसमें विद्युत प्रवाह की गई है। इस विद्युत प्रवाह के कारण उस जेल के कणों में, है ना, उस जेल के कणों में क्या हो रहा है, संचलन हो रहा है या कोई गमन हो रहा है। यानी कि कोई हम उसको एक क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट दे रहे हैं इस जेल को, जिसकी वजह से जो भी आप जीन को एनालिसिस करना चाहते हो, आइडेंटिफिकेशन नहीं बोलेंगे, एनालिसिस बोलेंगे, विश्लेषण हो रहा है, क्योंकि विश्लेषण जिसका आप करना चाह रहे हो उसको आप इस जेल में रख दोगे और वो इलेक्ट्रिक जो करंट उसको मिलेगा, ये जो विद्युत प्रवाह उसको मिलेगा, विभव उसको मिलेगा, उसकी वजह से वो इस कण का संचलन होगा, है ना। भैया तुम किस चीज़ को करंट देते हो तो वैसे तो हम लोग तो रुक जाएंगे हमेशा के लिए, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि करंट देने से कुछ चीज़ गतिमान भी हो जाती है। जैसे कि ये जेल में छिद्र होते हैं, ठीक है। जो बालों में आप जेल लगाते हो वो थोड़ा पोरस होता है, क्यों? क्योंकि वो सेमी सॉलिड होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं आर्द्र ठोस, है ना ज़्यादा वो लिक्विड होता है, मतलब तरलीय होता है, और ना ही ज़्यादा वो ठोस होता है। उन दोनों के बीच की जो स्थिति होती है अर्ध तरल, है ना, हाँ, अर्ध तरल यानी कि सेमी सॉलिड, ठीक है, ऐसा होता है। ना वो ठोस होता है, ना वो ज़्यादा तरल होता है। तो ऐसी कंडीशन को हम जेल वाली कंडीशन बोलते हैं, हाँ या ना, जेल वाली कंडीशन बोलते हैं। तो उसमें अपन जब विद्युत का प्रवाह देंगे, अपन को इलेक्ट्रॉनिक करंट देंगे या इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोवाइड कराएंगे, तो क्या होगा, उसके जो पोरस कण है उसमें से वो मॉलिक्यूल्स, जो भी अणु हैं, वो संचलन करेंगे, गतिमान हो जाएंगे। यही विधि हमें आज पढ़नी है। बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वास्ट तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, वास्ट लेवल पे यूज़ किया जाता है इस टेक्निक का। किसी भी मतलब RDT में देख लो,
कोई भी आप मेडिकल लाइन में देख लोगे ना, तो वहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो इसलिए ये टेक्निक यहाँ पर हमारी बुक में तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें समझाई है, लेकिन मैं जहाँ तक हो सकता है आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँगी ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, रटनी ना पड़े। क्लियर? इलेक्ट्रोफोरेसिस एक विश्लेषणात्मक विधि है, यानी कि एनालिसिस टेक्निक है। कौन सी? हमारी इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जो सामान्यतः डीएनए खंडों को शुद्ध करके अलग करने में काम में लिया जाता है। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो बेसिकली डीएनए के जो खंड होते हैं उनको पृथक करने में, उनका एनालिसिस करने में, उनको विश्लेषण करने में हमारी मदद करती है, हेल्प करती है। इसमें वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, इसमें जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसके प्रभाव से ऋणात्मक रूप से आवेशित डीएनए खंड को, अभी ये पढ़ लो फिर मैं समझाऊंगी, क्योंकि मेरे को ऐसे लैंग्वेज में पढ़ाना समझ में नहीं आता। मुझे जब तक आपका कुछ बनाऊंगी नहीं डायग्राम, उससे समझाऊंगी नहीं, तब तक मुझे भी इंटरेस्ट नहीं आता। आवेशित डीएनए खंडों को उनके आकार के आधार पर अलग अलग किया जाता है। ठीक है, इस उपकरण में 2 प्रकार के जेल होते हैं, एगेरॉस जेल और पॉलीएक्रिलएमाइड जेल। ठीक है, अब इसको पढ़ लिया, अब आ जाओ स्लाइड पे, तब जाके चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों हम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये हमारी एक तकनीक है जिससे हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं क्लोनित जीन का। फाइन, अब सबसे पहले क्या होगा, इसमें विद्युत का प्रवाह होगा, पहली बात। ठीक है, ये जो जेल है, ठीक है बच्चों, ये कैसा है, अगार का बना हुआ, एगेरॉस जेल है ये। ठीक है, एगेरॉस एगेरोस जेल। ठीक है, एगेरॉस जेल है ये। ये जो जेल है ये कैसा होता है, छिद्रनुमा होता है। कैसा होता है, छिद्रनुमा होता है ये जेल। कैसे, मान लीजिए ये जेल है तो इसमें इस तरह के छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जेल, छिद्रनुमा जेल। ठीक है, अब इस देखो बच्चों, कोई भी तकनीक आप पढ़ो कभी भी, है ना, कभी भी आप कोई तकनीक पढ़ते हो ना, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि वो जो तकनीक है वो किस आधार पर कार्य करती है ना, किस आधार पर कार्य करती है ये हमें पता होना चाहिए। तो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये भी एक तकनीक है, तो इसका कार्य करने का जो आधार है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है ना, मतलब इसका जो कार्य करने की जो तकनीक है वो निम्न आधार पर निर्भर होती है। पहला क्या है कि साइज क्या है, यानी कि आकार क्या है अणुओं का, है ना, साइज किसका, अणुओं का। जो भी अणु आप सेपरेट कर रहे हो या फिर आप पृथक कर रहे हो या जिसको आप एनालिसिस कर रहे हो, उसका आकार क्या है, साइज कितना है। ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट है तो आप अणुओं का जो आकार है वो हमेशा कैसे देखते हो, आणविक भार में देखते हो ना। आणविक भार इसका क्या होगा, साइज इसका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, यानी कि ये इसका आणविक भार क्या होगा, पहले साइज, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। तीसरी बात है उस पे चार्ज कैसा है ना, चार्ज कैसा है। चार्ज का मतलब होता है कि वो ऋणात्मक है ना, या फिर वो धनात्मक है ना, पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है। जैसे कि डीएनए की बात करें, एग्जाम्पल डीएनए की बात करें तो डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, यानी कि जो डीएनए है
वो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक। ठीक है, कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जो चीजें मैंने समझाई है वो आपको याद रहे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? एक विद्युत प्रवाह पे कार्य करता है। इसके अलावा जो जेल होता है वो एगेरोस का बना हुआ होता है, जिसमें क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। और ये छिद्रनुमा जो स्ट्रक्चर होता है, इसी में से ही अणु निकल जाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं, या फिर पृथक्करण हो जाते, पृथक हो जाते हैं, या हम उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकते हैं। फिर इस जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है उसका क्या प्रिंसिपल है, क्या आधार है, किस आधार पर ये कार्य करती है? तो साइज क्या है उस अणु का जिसको आपको एनालाइज करना है या एनालिसिस करना है जिसका, या फिर उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, उसका आणविक भार कितना है, फिर उस मॉलिक्यूल पे चार्ज कैसा है, वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो एग्जाम्पल मैंने लिया डीएनए का, क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से मेनली डीएनए को ही अपन पृथक्करण करते हैं। ठीक है, तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, यानी कि इस पे ऋणात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है। आया समझ में? यहां तक की बात क्लियर? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब देखो क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास एक टैंक होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जेल टैंक। ठीक है, जेल टैंक। भैया पानी का तालाब होता है, वैसे ये जेल का टैंक है, इसमें हम जेल भरते हैं। क्लियर बात? एक तरफ पॉजिटिव, भैया जब अपन किसी भी चीज को फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, ज्योति मैम से फिजिक्स पढ़ रहे हो, वहां पर तुमने देखा होगा चार्ज बताती होगी मैम कि भैया धनात्मक है, ऋणात्मक है। विभव जो आप देखते हो, इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे जाती है ना, तो ये हो गया हमारा धनात्मक और ये हमारा ऋणात्मक। चार्ज होता है इस तरीके से, वायर जोड़ दो। ठीक है, वायर और ये प्लग लगा दो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा दी इसको। ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है ये? इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह हो रही है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता है मैंने सही लगाई कि नहीं लगाई, क्योंकि मेरे को फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं आती है, 1% भी नहीं आती है, तो ये अपने आप देख लेना। बस मैं बता रही हूँ कि ये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, जो हमारा ये एक तरफ धनात्मक होता है और एक तरफ ऋणात्मक होता है। बात खत्म, इतनी बात मुझे बतानी है। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, आपको पता है ये यहां पर आप डाल दो, यहां पर पहले बनाओ। ये विधि सिखा रही हूं बनाने की। ये है फ्लास्क। ये जो बर्तन दिख रहा है, ये कांच का फ्लास्क। ठीक है, इस फ्लास्क में क्या डालोगे तुम? एगेरोस। ठीक है, एगेरोस जेल बना लोगे, इसमें बना लिया गरम वरम करके, ठंडा करके। ठीक है, ये एगेरोस जेल बनाने की बहुत बड़ी विधि है जो अभी अपन नहीं समझेंगे। ठीक है, अभी अपन को सिर्फ ये समझना है कि एगेरोस जेल बना लिया अपन ने। इस एगेरोस जेल को इसमें डाल दो, इस टैंक में। ठीक है, इस एगेरोस जेल को तुम इसमें डाल दो। ये एगेरोस जेल है। ठीक है, तुमने क्या करा? इसमें डाल दिया। ये लो भर दिया, यहाँ अपने पास एगेरोस जेल आ गया, ये भर दिया एगेरोस जेल। ठीक है, एगेरोस जेल आ गया, इसमें काम कर लिया एगेरोस जेल का। अब तुम्हें क्या करना है? डीएनए, उस क्लोनित जीन में से तुम्हें डीएनए देखना है ना, तो डीएनए आप डालोगे। डीएनए कैसा है हमारा? नेगेटिव चार्ज है। पता है डीएनए पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। तो कहां पर? यहां पर। अब देखो ये डीएनए है, इसके बारे में भी रुक जाओ, यहां पर रुक जाओ। क्या होता है बच्चों, ये जो जेल होता है, जेल आपको पता है जमा हुआ होता है। अब क्या होगा, यहां पर हमें छेद करने होते हैं। तो जो कंघा करते हो, कॉम्बिंग करते हो, कंघी करते हो, कंघी कुछ ऐसी होती है हमारी, सॉरी अलग ही तरह की कंघी बना दी मैंने। ठीक है, ऐसी कुछ कंघी होती है, डिजाइन मान लो ऐसे। ठीक है, ये कंघी होती है। इस जेल के लिए, इस इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए भी कंघी आती है।
ठीक है, कॉम्ब आता है। इस कॉम्ब को तुम इसमें रखो, कोई भी जेल तुम ले रहे हो जेल, उसमें तुम कंघा रखोगे तो वो छेद बन जाएंगे। तो तुमने इसमें डाला, ये कंघा लगाओ यहाँ पे, है ना, तो ये कंघा लगा दिया तुमने। कंघा लगाने से क्या हुआ, यहां पर देखो, बहुत ही लोकल लैंग्वेज में समझा रही हूं मैं, इतनी लोकल लैंग्वेज में नहीं समझाता कोई भी, लेकिन मैं समझा रही हूं क्योंकि तुम्हें समझ में आनी चाहिए चीजें। इस कंघे को तुमने जब जेल में दबाया तो ऐसे छेद हो गए कंघे के, इसको बोलते हैं वेल। क्या बोलते हैं इसको, वेल। ऐसे इधर देखो, ठीक है, कुआं वाला वेल नहीं, इसको बोलते हैं अपन वेल्स। ये बन गई वेल, वेल बन गई। तो अब इस वाले जेल को हमने यहां देखा है, तो तुम यहां पर बना दो, नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह वेल बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अपने पास डीएनए क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। वेल बना दिया कंघी की सहायता से। भैया पहले तुमने जेल डाला, जेल डालने के बाद तुमने कॉम्ब से वेल बनाए, वेल बनाए। अब तुम अपना डीएनए सैंपल ले लो, सैंपल ले लिया। अब सैंपल क्या तुम डीएनए ऐसे डाल दोगे पानी की तरह, ले डाला इस वाले छेद में डालना, ऐसे नहीं डाल सकते, हमको कोई उपकरण लेना पड़ेगा। उपकरण लेना पड़ेगा पाइपेट, है ना, इलेक्ट्रॉनिक पाइपेट होती है हमारे पास, जैसे वो होती है ना इंजेक्शन लाइक, वैसी होती है, इस तरह की। देखो यहाँ बना रही हूँ, ठीक है, इस तरह की एक हमारे पास पाइपेट होती है। इस पाइपेट में जो ये आप इतना बड़ा सा देख रहे हो ना, इसमें अपन को डीएनए लेना पड़ता है, इस तरह की होती है, समझ लो। ये मेरे पास पाइपेट है यूं, ठीक है, ऐसे पकड़ा, जेल को लोड किया, पकड़ लिया इसमें जेल, ये इसमें डीएनए है मेरा, सॉरी जेल को नहीं, डीएनए है। डीएनए सैंपल को मैंने लिया इससे, इस पाइपेट से, क्योंकि जो अभी तुम्हें बहुत बड़े बड़े वेल दिख रहे हैं ना, जेल में बहुत छोटे छोटे वेल होते हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे वेल होते हैं। ये तुम लिया, निकाल लिया। अब मैं अपना डीएनए सैंपल डाल रही हूँ, छोड़ा, डाला, छोड़ दिया, डाल दिया, छोड़ दिया, डाल दिया, छोड़ दिया, डाल दिया। इसमें क्या आ गया, मेरा डीएनए आ गया, डीएनए सैंपल आ गया। इसी के साथ बच्चों एक और बात बता रही हूँ, जब तुम एगरॉस जेल बनाते हो ना, तो इसके अंदर अपन ब्रोमोफिनॉल, है ना, ब्रोमोफिनॉल ब्लू लिख लो कहीं पर, तुम्हारे काम आएगी नहीं वैसे अभी ये, बट फिर भी याद रखने के लिए चाहो तो, ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ये एक डाई होती है। जैसे रंग देते हो ना तुम अपनी पैंट टी शर्ट को, मैंने बताया था एक बार रंग वाली बात, जैसे अपन रंग देते हैं, हमारी जीन्स का रंग खराब हो जाता है तो कुछ रंग ले आते हैं, फिर गर्म पानी में भिगो करके रखते हैं, फिर उसको निकालते हैं तो रंग आ जाता है। वैसे ही इस जेल को भी रंग देना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं ब्रोमोफिनॉल ब्लू से इस जेल को रंग देते हैं। तो इसके अंदर क्या है, हमारा ब्रोमोफिनॉल ब्लू भी है। क्लियर बात। अब क्या होगा, हमने क्या किया, इसको रन करवाएंगे। रन कैसे करवाएंगे, यहां से मैं क्या कर दूंगी, ऑन कर दिया। अब ऑन किया तो आपको पता है डीएनए क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो लाइट दोगे, इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगी। ये बात सही है, पॉजिटिव की तरफ जाएगी। पॉजिटिव की तरफ जाएगी तो एक और स्लाइड ले लो, ठीक है। अब मैं तुम्हें टैंक को ऐसे दिखा रही हूं, है ना, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। यहां पर अपना डीएनए था इस वेल में, है ना, ये लो डीएनए अपना। अब क्या होगा देखो बच्चों, हाँ ब्लू कलर तो दिखेगा नहीं, स्काई ब्लू कलर दिख सकता है इसमें। चलो डीएनए है। अब कुछ बैंड इसमें क्या बनते हैं, बैंड बनते हैं। कुछ बैंड यहाँ आ गया, कुछ बैंड यहाँ आ गया, कुछ बैंड यहीं है, कुछ बैंड यहाँ पहुंच गया प्लस के पास, ऐसे ऐसे बैंड आ जाएंगे। कुछ बैंड अभी यहीं है, कुछ इतनी दूरी तय कर चुके हैं, ये दूरी है, ये दूरी यहाँ पर, उस वाले ने यहाँ पर, इस वाले ने यहाँ पर, ऐसे करके दूरी तय कर ली है। तुम क्या देखोगे किस आधार पर कार्य करता है। पहली बात तो मैंने बोला था साइज, कि जो डीएनए इसमें लोड करा है उसका साइज क्या है वो देखना पड़ेगा, ठीक है भाई, बड़े आकार का है, छोटे आकार का है ना। फिर हमने बोला था उसका चार्ज, तो यदि तुम डीएनए को पॉजिटिव की जगह भर देते तो क्या ये रन करता, क्या ये गमन कर पाता, क्या नहीं कर पाता ना। तो हमें चार्ज देखना है कि जो तुम मॉलिक्यूल को
एनालाइज कर रहे हो, जो तुम विश्लेषणात्मक अध्ययन जिस पे कर रहे हो, वो तुम्हारा चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तभी विभव जोड़ोगे। तो तुमने नेगेटिव है तो तुमने नेगेटिव पे जोड़ दिया, प्लस की तरफ जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा, तो चार्ज देखना जरूरी है। फिर अब देखोगे मॉलिक्यूलर वेट, आणविक भार। अब देख लो मॉलिक्यूलर वेट यानी कि आणविक भार, आणविक भार, आणविक भार जिसका ज्यादा होगा वो कम गति करेगा, कम गति करेगा, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट जिसका कम होगा वो अधिक या फिर जल्दी गति करेगा। तो ये जो मॉलिक्यूलर वेट है इसका साइज भी कम है और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम है इनकी अपेक्षा, इसलिए सबसे पहले पहुंच गया नीचे। क्या हुआ, जब हमने डीएनए को इस जेल में रन करवाया तो मैंने पाया कि जिसका साइज कम था और मॉलिक्यूलर वेट कम था वो जल्दी से पृथक्करण हो गया, उसका वो जल्दी से रन हो गया। लेकिन जिसका साइज ज्यादा है या मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है वो कम जल्दी से गति कर पाया। आया समझ में, क्लियर हो गई। ये कार्य करने का तरीका है। अब आ जाओ अपने मेन मुद्दे पे, यानी कि अपनी मेन स्लाइड में कि क्या क्या हो रहा है एक्चुअल में। जो एक नॉर्मल प्रोसेस था वो मैंने तुम्हें समझा दिया चीज का। अब आ जाओ नॉर्मल तरीके से वापस से यहां पर आ जाओ, ठीक है। कलर चेंज कर लूं मैं। दो अपन ने एगेरोस जेल पढ़ा है अभी, ठीक है। यहां देखो, ये दिख रहा है तुम्हें, इधर आ जाओ, ये दिख रहा है तुम्हें, ये टैंक है, एगेरोस टैंक जो अपन ने बनाया है। मैं तो इतना अच्छा खूबसूरत नहीं बना सकती, सीधी सी बात ये है। कलर देखो मैं कौन सा ले रही हूँ, है ना। मैं तो इतना खूबसूरत नहीं बना सकती, लेकिन मैंने तुम्हें जो समझाना था वो समझा दिया। ये टैंक दिख रहा है, ये देखो इसमें जेल भरा हुआ है, ये जो दिख रहा है ये जेल भरा हुआ है। और ये जो गड्ढे से तुम्हें दिख रहे हैं ये दिख रहे हैं, ये क्या है, वेल है, ये दिख रहा है वेल, लिखा हुआ है वेल, ठीक है। इसमें तुम क्या, और ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, जिससे कि वो विद्युत का जो प्रभाव होता है इसमें, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बोलते हैं इसको, जिससे कि जो तुम इसको करंट दे रहे हो उसका प्रभाव होता है, ठीक है। यहाँ से पावर सप्लाई होती है, भैया करंट कहाँ से लगेगा, पावर सप्लाई तो देनी पड़ेगी, ये दे दी। एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस, क्योंकि तुम्हें डीएनए देना है। तो देखो तुमने वेल कहाँ बनाया है, माइनस की तरफ, ये क्या है, ऋणात्मक है ना। डीएनए डालोगे तो वेल कहाँ बनाया, अपना वेल कहाँ बनाया, ऋणात्मक की तरह बनाया। मैंने भी यही बताया था। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गई। अब देखें जरा आगे चल के, ये देख लो, ओ ये देखो अपन ने वेल बनाई है, किसकी तरफ बनाई है, ऋणात्मक की तरफ, है ना। और धनात्मक की तरफ ये गति करेगा। क्लियर हो गई बात, है ना। अब देखते हैं आगे, जो मैंने तुम्हें बताया वो पिक्चर में। कॉम्बिंग, ये देखो कॉम्ब है, इसको बोलते हैं कॉम्ब। कॉम्ब को तुमने जेल में अटैच किया, ये अटैच किया तुमने, ये जेल डालने के बचाओ देखो, या तो कुछ लोग क्या करते हैं, जेल डाल देते हैं फिर कॉम्ब लगाते हैं, या कुछ लोग करते हैं पहले ही कंघे को सेट कर देते हैं और फिर जेल डालते हैं। ये अपनी अपनी हैबिट, अपने अपने कार्य करने के तरीके पे डिपेंड करता है, ठीक है। जेल डाल दिया, कंघे को उठाओ, वेल क्रिएट हो गए। ये देखो ये वेल बना लिए इसने, बन गए वेल, वेल बन गए। वेल बनने के बाद तुमने क्या किया, इलेक्ट्रोड अपने दे दिए, भैया पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये सब लगा लिया। ये करने के बाद देखो जो मैं बोल रही थी ना, पाइपेट जिससे अपन डीएनए सैंपल लेते हैं, ये पाइपेट, ये होती है वो पाइपेट, ऐसी पाइपेट। इस पाइपेट से तुम डीएनए सैंपल को लोड करते हो। देखो जो डालते हो ना तुम, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लोड करना, ठीक है। तुम थोड़े थोड़े टर्म समझो बच्चों, कोई बुराई नहीं है यार इसमें, क्या दिक्कत है, पढ़ाई तो करनी है। लोड बोलने में क्या दिक्कत है तुम्हें, लोड कर दिया, लो मैम कर दिया। तो हमने क्या करा, डीएनए को लोड कर दिया, लोड। लोड करने के बाद देखो हमारा ये सैंपल रन कर रहा है रन। कुछ पहले हैं, कुछ यहीं पर ही अटके पड़ रहे हैं, हाँ या ना। यही मैंने बताया आपको,
अब ये आगे की कहानी अभी अपन पढ़ेंगे। ये वाली जो कहानी है वो मैंने अभी तक नहीं बताई, बस यहां तक की कहानी अभी मैंने आपको बता दी है। आगे चलते हैं। इन जैल अणुओं के मध्य छिद्र उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? इन जैल अणुओं के मध्य छिद्र उपस्थित होते हैं, जिनके कारण यह आणविक चालनी मॉलिक्यूलर सीव की तरह कार्य करते हैं। अब ये छेद हैं जैल में, तो जो डीएनए है वो डीएनए छेद से होकर ही जाएगा। जिसका साइज बड़ा होगा वो इसमें अटक के रह जाएगा, और जिसका साइज छोटा होगा वो जल्दी से निकल जाएगा। ये लो, निकल गया जल्दी से। आई बात समझ में कि साइज क्यों मैटर करती है? हाँ है ना? मॉलिक्यूलर में जो वेट है, आणविक भार है, वो क्यों मैटर करता है इसके लिए? क्योंकि ये पोरस होता है। यदि इससे बड़ा अणु होगा तो बाहर कैसे निकलेगा? जितना छोटा अणु होगा साइज में वो जल्दी निकल जाएगा। जितना हल्का होगा, तुम हल्की चीज गिरा लो फटाफट से गिर जाएगी, वैसे भारी चीज भी जल्दी गिरती है। चलो छोड़ो, ये वाला कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बहुत ज्यादा, इसको छोड़ो, यहीं पर ही फोकस करो। यहाँ पर हल्की चीज जल्दी आ जाएगी, बस ये समझ लो, हल्की और छोटी चीज जल्दी बाहर आ जाएगी, जबकि भारी और मॉलिक्यूलर वेट जो भारी होगा और साइज में बड़ा होगा वो देर में आएगा। इतना ध्यान रखो, ठीक है? और गणित मत लगाओ, मैं भी नहीं लगा रही। डीएनए खंड को अभिरंजित कर, मैंने बोला था ना डीएनए खंड को अपन अभिरंजित करेंगे, ठीक है? इन जैल में विद्युत प्रवाह देकर के प्रवाहित करने पर अपन ने डीएनए खंड को कर दिया। किससे कर दिया अपन ने? यहां पर अपन ने कौन सा डाला था? ब्रोमो फिनॉल ब्लू, ठीक है? इससे अपन ने क्या किया? अभिरंजित किया है, मैंने लिखा था, ठीक है? विद्युत प्रवाह दे देंगे इनको, और अपने आकार के आधार पर कुछ ही डीएनए खंड तेजी से आ जाएंगे और कुछ धीमी गति करते हैं, और अलग अलग जगह पर आकर के समान लंबाई के बैंड। अब देखो, समान लंबाई के बैंड है, इसकी साइज इतनी, ये भी इतना ही है और ये भी इतना ही है, ठीक है? समान लंबाई के बैंड आ गए। बाद में इन जेल को अभिरंजित करके जब यूवी प्रकाश में देखते हैं, अब दोबारा जब अभिरंजित करते हैं, अब देखो ये जो पिक्चर है ना, यहां पर अपन डालेंगे, इसमें जब अपन अभिरंजित करेंगे यहां पर अपन डालेंगे ETBR, ETBR, इसको अपन लिखते हैं इथिडियम। ये मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि नीट में पूछा जाता है इसके बारे में, ठीक है? 12th में पूछे ना पूछे, नीट में जरूर पूछा जाता है। इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड क्या करती है? ये होती है इंटर चिलेटिंग डाई। इंटरचिलेटिंग डाई का मतलब होता है जो डीएनए होता है, ये डाई उससे चिपक जाती है। चिपक की वजह से क्या होता है? जैसे ही तुम इस पे यूवी डालोगे, ये चमकदार दिखाई देगी, नीले रंग की, ओहो ऑरेंज कलर का, ठीक है? ऑरेंज कलर का दिखाई देगा हमें। कैसा दिखाई देगा? ऑरेंज कलर का। ETBR डालोगे तो ये ऑरेंज कलर का दिखाई देने लगेगा तुम्हें, ठीक है? इन जेल को अभिरंजित करके जब यूवी प्रकाश में देखते हो तो ये खंड चमकीले नारंगी रंग के दिखाई देते हैं। ब्लू कलर मैंने इसलिए बोल दिया था क्योंकि जो ब्रोमोफिनॉल ब्लू है वो ब्लू कलर देता है जेल में, ठीक है? और जब तुम इसको यूवी में देखोगे और तुम ETBR डालोगे तो ये ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे। क्लियर बात? क्वेश्चन यह आ सकता है नीट में कि डीएनए को किससे अभिरंजित किया जाता है जिससे कि वो नारंगी रंग के दिखे, तो ETBR ध्यान रखना, ठीक है? अब अपन देख रहे हैं ब्लॉटिंग टेक्निक। पहले अपन ने देखो बच्चों, यहां पर अपन ने क्या किया? डाई देख ली। अब एक और छोटी सी बात रहेगी अपनी, ब्रोमोफिनॉल ब्लू जो होती है, ठीक है? कहां पे लिखो? यहां एक अलग से स्लाइड ले लो पहले, ठीक है? ब्रोमोफिनॉल, ये नीट के लिए इसलिए लिखवा रही हूं, ठीक है? आपकी बुक में नहीं है मुझे पता है। ब्रोमोफिनॉल ब्लू, और एक होता है अपना इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है? ये क्या होगा? जब डीएनए पे तुम यूवी रेज दोगे, ठीक है? यूवी रेज, तो क्या होगा?
ये डीएनए कैसे दिखाई देंगे? नारंगी रंग के। तो क्या हुआ, ये जो इथिडियम ब्रोमाइड है ये होती है इंटरकैलेटिंग डाई, क्लेटिंग डाई, ठीक है। यानी कि ये डीएनए के साथ क्या होगी? जुड़ जाएगी, और जुड़ने की वजह से जहां पर डीएनए होगा वहां पर तुम्हें ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देने लग जाएंगे। क्या होगा? ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देने लग जाएंगे। क्लियर बात? अब यहां पे ब्रोमोफिनॉल ब्लू पे आओ। ये क्या है? ट्रैकिंग डाई। आपको पता है ना कि जैसे हम ट्रैकर लगा देते हैं किसी को, जैसे कभी मूवीज में देखा हो कि कोई छोटी सी चिप लगा देते हैं किसी इंसान में या किसी भी उपकरण में, तो वो पता लगा देता है कि जिसका भी तुम्हें पीछा करना है वो कहाँ पर है उस समय, है ना। अपने मोबाइल में भी ट्रैकर्स होते हैं, मोबाइल खो जाता है तो ट्रैकिंग के जरिए देख लेते हैं, ऐसा कुछ होता है। वैसे ही ट्रैकिंग डाई होती है, वो क्या बताती है, जब तुम जेल में इसको डालते हो ना, इस ट्रैकिंग डाई को, तो मान लो कि जहां जहां डीएनए जाता है ये बैंड यहां पर आ गया, तो तुम ट्रैक कर सकते हो कि हाँ अब अपन का बैंड यहां पहुंच गया। अब अपना यहां से तुम पता लगाओगे ये डीएनए है, यहां से तुम पता लगाओगे कि अपना डीएनए यहां तक ट्रेवल कर चुका है, यहां तक डीएनए अपना आ चुका है। तो ब्रोमोफिनॉल ब्लू तो ट्रैकिंग डाई है, और इथिडियम ब्रोमाइड हमारी इंटरकैलेटिंग डाई है, जो कि ब्लू, ये कैसे कलर का देता है? नारंगी रंग का, और ये कैसे कलर के बैंड दिखाता है? ब्लू कलर के, यानी कि नीले रंग के। क्लियर बात? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नीट में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आ जाओ, अब अपन देखेंगे हमारी ब्लॉटिंग टेक्निक। इस विधि में डीएनए टुकड़ों को एगेरोस जेल पर प्राप्त करने के बाद, यानी कि जब तुमने जेल को, तुमने तुम्हारे डीएनए को नारंगी कलर का देख लिया है, इस जेल के बाद में एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हम ब्लॉटिंग टेक्निक करते हैं। क्या करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद? ब्लॉटिंग टेक्निक। ये हमेशा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद ही काम आती है, उससे पहले काम नहीं आ सकती। इस विधि में डीएनए के टुकड़ों को एगेरोस जेल से प्राप्त करने के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा इन्हें नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर, क्या किया, ये जो जेल आया हमारे पास डीएनए वाला, इसको क्या करोगे? एक फिल्टर पेपर पे, ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज के फिल्टर पेपर पे रख दोगे। रख दिया, ये हमारा डीएनए है, ये नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर है, ये हमारा डीएनए बैंड है। स्थानांतरित कर स्थिर कर लिया जाता है। इन्हें डीएनए प्रोब्स, हम पढ़ चुके हैं प्रोब्स के बारे में, द्वारा संकरण से पहचाना जाता है, ठीक है, संकरण से पहचाना जाता है। ये देखो तुम यहां पर एक डायग्राम देख रहे हो, ठीक है, क्या देख रहे हो? डायग्राम देख रहे हो। देखो यहां पर देखो, ये हमारा डीएनए है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट कूट करके हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस पे कर लिया, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस बैंड आ गया नारंगी कलर वाला जो अपन ने देख लिया। इसको तुम क्या करोगे? प्रोब लगा दोगे यहां पर, ठीक है। प्रोब के साथ इसके अंदर ही हमने क्या डाल दिया, जैसे ये डीएनए बैंड आ गया, इसमें हमने डीएनए प्रोब जोड़ दिया। क्यों जोड़ेंगे प्रोब्स? हमें हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन में, हाँ है ना, हमें उसके आइसोलेशन में और उसके आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है प्रोब्स, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। प्रोब लगा दिया। अब इस वाले बैंड को, जिसमें डीएनए भी है और डीएनए प्रोब भी है, तुम क्या करोगे? नाइट्रोसेलुलोज के फिल्टर पेपर पे रख दोगे। पेपर दबाने के लिए जेल खंड लिया हमने और इसको रख दिया। नाइट्रोसेलुलोज पत्रक का रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब से संकरण हो गया संकरण, और ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा इसकी पहचान कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अब क्या हुआ? ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। इधर देखो, हमने क्या लिया, ये हमारा डीएनए वाला बैंड है, डीएनए वाला बैंड है। डीएनए का बैंड लेकर के तुमने क्या किया, इसको
प्रोब लगा दिया, प्रोब का कोई कलर ले लेती हूं मैं, ये लो प्रोब भी लगा दिए। ये क्या है हमारे प्रोब्स, क्या है प्रोब लगा दिए डीएनए पे, ठीक है। इसको अब क्या करोगे, चलो ये ले लो नाइट्रोसेल्यूलोज, नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर है ना, फिल्टर पेपर पे तुमने इसको क्या कर दिया, रख दिया, ये लो रख लिया, ठीक है। बैंड आ गए, ये लो बैंड को रख दिया। अब इसके बाद क्या करोगे तुम, ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी क्या होती है बच्चों, एक्सरे फिल्म देखिए, एक्सरे मूवी नहीं बोल रही हूँ, एक्सरे फिल्म। एक्सरे फिल्म का क्या मतलब होता है, एक्सरे देखा है कभी, एक्सरे करवाया है घर में किसी ने या कहीं पर देखा है? एक्सरे होता है काले रंग का, है ना भाई, उसमें एक्सरे कर निकलती है और अपने आप पिक्चर निकल के आ जाता है जिसमें अपनी हड्डियां दिखती है, याद आ रही है वो चीज़। वैसे ही एक्सरे फिल्म होती है। इस बैंड का, ये जो बैंड दिख रहा है तुम्हें, ये बैंड ऐसे कुछ नजर आते हैं, यूं एक इस तरह का पैच नजर आता है वाइट कलर का, है ना, बाकी जगह काला काला नजर आता है ना, ये एक वाइट कलर का पैच होता है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि यही हमारा जो डीएनए है वो हमें जो चाहिए वो है। क्लियर बात। ऑटो रेडियोग्राफी से हम हमारा डीएनए निकाल लेते हैं, हमें पता लग जाता है, एनालिसिस कर लेते हैं कि ये डीएनए है। क्लियर बात। अब आ जाओ, इस प्रक्रिया को ब्लॉटिंग टेक्निक कहते हैं। सर्वप्रथम ईएम सदन ने, देखो बच्चों एक और बात सुन लो, ठीक है, डीएनए के लिए तुम ब्लॉटिंग टेक्निक यूज कर रहे हो, ब्लॉटिंग है ना, ब्लॉटिंग टेक्निक, ठीक है। ब्लॉटिंग टेक्निक तुम डीएनए के लिए ले रहे हो तो उसको बोलेंगे सदन ब्लॉटिंग, सदन ब्लॉटिंग। और इसमें तुम ले रहे हो नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर, ठीक है। पूछा जाता है इसलिए इंडिकेट कर रही हूं। यदि तुम आरएनए के लिए कर रहे हो, है ना, वो होती है आरएनए के लिए। यदि तुम ब्लॉटिंग टेक्निक कर रहे हो तो आरएनए के लिए ब्लॉटिंग टेक्निक होगी हमारी वेस्टर्न ब्लॉटिंग। क्या होगी? वेस्टर्न। अरे भाई सॉरी, मेरे दिमाग में प्रोटीन चल रहा था, ठीक है। आरएनए के लिए कर रहे हो तो वो होगी नदन ब्लॉटिंग, सॉरी बच्चों, है ना, कभी कभी हो जाता है ब्लॉटिंग। यदि तुम प्रोटीन के लिए कर रहे हो, यदि तुम प्रोटीन के लिए ब्लॉटिंग टेक्निक कर रहे हो तो इसको बोलेंगे अपन वेस्टर्न टेक्निक, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। क्लियर बात। अब एक और चीज सुन लो, आएगा अभी, अपन ये वाला पेज रखते हैं। डीएनए खंडों को नाइट्रोसेल्यूलोज के फिल्टर पर स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। ईएम सदन ने, भैया जो साइंटिस्ट है उनके सरनेम में सदन है, तो इन्होंने जब डीएनए को ब्लॉटिंग टेक्निक से आइसोलेट किया या एनालाइज किया, एनालिसिस बोलेंगे, एनालिसिस किया उसका, तो इन्होंने क्या बोला उसको? सदन ब्लॉटिंग। डीएनए के लिए क्या लिया? सदन ब्लॉटिंग और नाइट्रोसेल्यूलोज का पेपर लिया। क्लियर बात। तो ये क्या कहलाई? सदन ब्लॉटिंग टेक्निक कहलाई। इस तकनीक के द्वारा डीएनए खंडों का विश्लेषण किया जाता है, ये ध्यान रखना, डीएनए खंडों का विश्लेषण हमेशा सदन ब्लॉटिंग से किया जाता है। गेट इट? नेक्स्ट वन, अभी ये बताऊंगी डायग्राम, डोंट वरी। 1979 में केल्विन व साथियों ने, अब क्या करा? केल्विन व उनके साथियों ने आरएनए खंडों का, है ना, आरएनए के लिए काम कर रहे हैं, डीएनए के लिए हो गया, आरएनए खंडों का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर के स्थान पर अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल पत्र लिया। अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल, अमीनो बेंजाइल
ऑक्सो मिथाइल, ठीक है। इन्होंने फिल्टर पेपर की जगह क्या लिया, अमीनो बेंजाइल ऑक्सी मिथाइल फिल्टर पेपर यूज लिया, किसके लिए, नदन ब्लॉटिंग के लिए, आरएनए का विश्लेषण करने के लिए, ठीक है। इस तकनीक को सदन ब्लॉटिंग तकनीक नहीं कहते हैं, यहां पर इन्होंने गलती से सदन लिख दिया बच्चों, यहां पर आएगा नदन, ठीक है। नदन तकनीक कहा जाता है। इस तकनीक के द्वारा आरएनए खंड को निकाला जाता है या उसका विश्लेषण किया जाता है। अब तुम यहाँ पर ये जो ब्लॉटिंग मैंने करी है वो किसके लिए करी है, हमारी आरएनए के लिए। कलर चेंज कर रही हूँ, सिखा रही हूँ। सैंपल लिया, सैंपल यानी कि आरएनए का एक्सट्रैक्शन किया। आरएनए को पहले निकालोगे ना, है ना। आरएनए को निकाला, इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया, आगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब अपन को नदन ब्लॉटिंग करनी है तो अपन को फिल्टर पेपर जो चाहिए वो कौन सा चाहिए, अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल, है ना। ऑक्सीमिथाइल पे डाल दिया। आरएनए फिक्स टू मेम्ब्रेन विद यूवी और हीट, हीट देते हैं, गर्म करते हैं और उसको फिक्स कर देते हैं। फिक्स कर दिया। लेबल प्रोब, प्रोब डाले अपन ने, आरएनए प्रोब डालेंगे क्योंकि डीएनए प्रोब नहीं डालेंगे, यहाँ पे आरएनए का अपन आइडेंटिफिकेशन करा, है ना। मेम्ब्रेन हाइब्रिडाइज हो जाती है, मेम्ब्रेन पर चिपक जाते हैं प्रोब्स, ठीक है। फिर अपन ऑटो रेडियोग्राफी देखते हैं और अपन को ये वाला ग्राफ मिल जाता है। क्लियर बात, ये वाले बैंड्स हमें दिख जाते हैं। भैया देखो, डीएनए के लिए डीएनए चाहिए, आरएनए के लिए आरएनए चाहिए। फिल्टर पेपर अलग लगेगा दोनों में, दोनों की टेक्निक का जो प्रोसीजर है वो सेम है। पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ही होगा, उसके बाद फिल्टर पेपर पे लगेगा, प्रोब्स डालोगे, ऑटो रेडियोग्राफी करोगे और हमको एनालिसिस मिल जाएगा। क्लियर बात, दोनों की एक तरीके का है लेकिन समान अलग अलग है। फिर ये हो गया क्या, नहीं हुआ अभी अपन ना। 1979 में 1979 में तोबिन व साथियों ने प्रोटीन को सर्वप्रथम, अब प्रोटीन को सर्वप्रथम सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट यानी कि इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एसडीएस, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, एसडीएस, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। सोडियम डोडिसाइल सल्फेट इंपॉर्टेंट है इसलिए इतनी बार बोल रही हूं। सोडियम डोडिसाइल सल्फेट एसडीएस प्रोटीन के लिए यूज आता है ये, ठीक है, की सहायता से पॉलीपेप्टाइड को विलगित किया। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से नाइट्रोसेल्युलोज पेपर पे इन्होंने, या फिर नायलॉन की झिल्ली पर, है ना। प्रोटीन का देखो बच्चों, प्रोटीन को वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहते हैं, ठीक है। यहां पर या तो नायलॉन का फिल्टर पेपर होगा या फिर नाइट्रोसेल्युलोज का होगा। गेट इट। साइंटिस्ट के नाम याद कर लेना, ठीक है, साइंटिस्ट के नेम याद कर लेना, किसने क्या क्या दिया। एक्सरे प्लेट पर उद्भाषित कर प्रोटीन की पहचान की। एक्सरे प्लेट पर करोगे, इसको हम बोलेंगे ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी यानी कि रेडियन से, ऑटो रेडियो विकिरण, रेडियो विकिरण से, है ना, ऑटो रेडियोग्राफी। जब आप एक्सरे पे काम करते हो तो उसको बोलोगे ऑटो रेडियोग्राफी। किसके लिए, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए के लिए जब आप एनालिसिस करोगे तब की बात है ये, ठीक है। एक्सरे प्लेट पर उद्भाषित कर प्रोटीन की पहचान करी और इस तकनीक को प्रोटीनों का विश्लेषण किया जाता है और इसको वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहा जाता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। क्लियर बात। अब अपन को देखो क्या देखना है, सबकी विधि एक जैसी है, फिल्टर पेपर अलग होंगे, ऑटो रेडियोग्राफी तीनों में होगी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तीनों में होगा। बस अपन के बैंड्स चेक करने हैं, इनकी डाई अलग अलग होगी, प्रोब्स अलग अलग होंगे इनके, वो सब चीजें आपको समझनी है, देखनी है। जो इंपॉर्टेंट था मैंने सब कुछ बता दिया, अच्छे से समझा दिया। आपको याद रखना है कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग में क्या होगा, हमारा सदर्न ब्लॉटिंग में क्या होगा और नदर्न ब्लॉटिंग में क्या होगा। इस तरीके से आज अपन ने क्या देखा, क्लोनित जीन की विश्लेषणात्मक विधियां, मतलब अपन उसको चयनित कर रहे हैं, विश्लेषणात्मक अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक है। तो आज अपन ने देखा एक तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, और एक हमने देखा हमारा ब्लॉटिंग टेक्निक जिसमें हमने डीएनए के लिए किया,
आरएनए के लिए क्या और प्रोटीन के लिए क्या, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन और टेक्निक के साथ, जैसे पीसीआर हो गई, आरएफएलपी हो गई, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं अभी, तो मिस मत करना क्लास को। फिर मिलेंगे जल्दी ही, जब तक धन्यवाद।